Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 9th हिस्ट्री, जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइटल की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ड जो है वो है नाजिज्म। तो नाजिज्म वर्ड से यहाँ पे एक कम्युनिटी को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। और फिर है राइज ऑफ हिटलर, यानी हिटलर एक इंसान थे, किस तरह उनका राइज हुआ वो हम देखेंगे, किस तरह उनका उदय हुआ वो देखेंगे। तो बेसिकली हमारे समाज में जब भी कोई ज़्यादा अपना रूल्स चलाता है तब हम कहते हैं कि हिटलर बन रहे हो क्या। यानी इससे हमें ये बात तो पता चल चुकी है कि हिटलर जो था वो एक ऐसा इंसान था जो कि सब पे अपने रूल्स थोपता था, ठीक है, और सबको उसकी बातें माननी पड़ती थी। तो अब आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। Nazism was a political ideology which flourished in Germany and influenced world politics। यानी फर्स्ट चैप्टर में हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा, सेकेंड चैप्टर में हमने रशिया के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जर्मनी के बारे में। नाजिज्म जो था वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जो कि जर्मनी में फ्लुएंस हुई, यानी फ्लोरिश हुई, फैली वहाँ पे, और उसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। अ जीनोसीडियल वॉर स्टार्टेड इन जर्मनी बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन क्या थी? 1939 से स्टार्ट हुआ था। तो उसके पहले ये एक जेनोसीडियल वॉर, यानी एक ऐसा वॉर जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों का नुकसान हो, उनकी जान जाए, उसे ही हम कहते हैं जेनोसीडियल वॉर। तो वैसा ही वॉर हुआ जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले। इट रिजल्टेड इन द मास किलिंग ऑफ यूरोपियंस इन डिफरेंट इनह्यूमन वेज, जिसकी वजह से यूरोपियंस को बहुत सारे यूरोपियंस लोगों की हत्या हुई अलग अलग तरीकों से। After the Second World War, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi wars criminals। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बिठाई गई ताकि नाजी को हम क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर सकें, प्रोसिक्यूट कर सकें। The tribunal sentenced only 11 Nazi leaders and many others were imprisoned for life। यानी सिर्फ 11 लीडर्स को मौत की सज़ा सुनाई और बाकी को ज़िंदगी भर के लिए जेल में इम्प्रिजन कर दिया। The Allies did not want to be as harsh as they were after the First World War। और जो अलाइज थे, अलाइज में हमारी कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ये सब। तो ये जो अलाइज थे ये नहीं चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जितने हार्श बने थे वो दोबारा वैसा बने। अब हम देखते हैं बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। जर्मनी वॉज अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था। इट फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी इसने पहली विश्व युद्ध लड़ा था 1914 से 1918 के बीच में ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर, जो कि इन्होंने अलाइज के खिलाफ लड़ाई थी, यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ। अब कोई भी दो कंट्रीज़ के बीच का जो युद्ध होता है वो विश्व युद्ध में कब बदलता है? ऐसा तब होता है जब उसके पार्टनर्स उसमें साथ देने वाले होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो वॉर हुई थी वो सिर्फ फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुई थी, पर और कंट्रीज़ ने साथ दे दिया। फ्रांस का साथ देने रशिया, इंग्लैंड ये सब आ गए, तो जर्मनी का साथ देने भी जापान, ऑस्ट्रिया, ये सब कंट्रीज़ आ गई। तो इसी वजह से जब बहुत सारी कंट्रीज़ मिल जाती हैं तब होता है वर्ल्ड वॉर, ठीक है। आगे देखते हैं। एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ वॉर जर्मनी ऑक्युपाइड फ्रांस एंड बेल्जियम। यानी जो वॉर का पहला स्टेज था उसमें जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्युपाई किया। लेटर द अलाइज वे स्ट्रेंथेड बाय द यूएस एंट्री इन 1917। यानी 1914 से लड़ाई स्टार्ट हुई। शुरू में क्या किया, जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को कब्जे में कर लिया, पर 1917 में फ्रांस वालों का साथ देने आ गए यूएस, यानी यूएस ने अपनी एंट्री मारी उस वॉर में 1917 में। और जैसे ही वो है, हम जानते हैं वो तो बहुत पावरफुल है, और तैसे ही मतलब सब यूएस जो है वो जीतने लगा। दे डिफीटेड जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। यानी 1918 में उन्होंने जर्मनी को हरा दिया। The defeat of Imperial Germany and the resigning of the Emperor gave an opportunity to parliamentary parties to change German polity। यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब जो हमारा जर्मनी है वहाँ पे इम्पेरियल पावर चलता था, मतलब राजा का, एम्परर वाला टाइप चलता था।
तो जैसे ही वो हार गए तो वहाँ पे जो इम्पीरियल जो था, यहाँ पे जो भी इम्पीरियल सिस्टम था एम्परर वाला, वो वहाँ पे खत्म हो गया। और इसी वजह से बहुत सारी पार्लियामेंट्रीज पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिल गई जर्मनी को संभालने के लिए। A National Assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. यानी एक नेशनल असेंबली की मीटिंग हुई वीमर पे, वीमर एक जगह का नाम है, ठीक है, और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया जिसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर था। डिप्यूटीज वेयर इलेक्टेड टू द रिक्टैग जर्मन पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स, यानी अलग अलग डिप्टू इलेक्ट किए गए, ठीक है, यूनिवर्सल वोट से, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल पे। बाय साइनिंग द पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेस जर्मनी लॉस्ट। देखिए, कोई भी झगड़ा होता है तो हारने वाले के साथ क्या होता है, जो जीत जाता है वो हारने वाले का सारा सामान ले लेता है। तो अब यहाँ पे हारा था हमारा जर्मनी, तो जर्मनी को भी मतलब अब वो हार गया, इसी वजह से सारी कंट्रीज जो अपोजिट टीम में थी उन्होंने उसे फोर्स किया कि वो पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करे। और वो साइन करने के बाद जर्मनी ने अपना बहुत कुछ खो दिया। इसने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज खो दी और अपना 1/10 पॉपुलेशन खो दिया और उसकी टेरिटरीज का 13% भी उन्होंने हड़प लिया। अब कोई भी लड़ाई होती है, एग्जाम्पल आपकी क्लासरूम में लड़ाई हो रही है, 2 बच्चों के लिए बीच में लड़ाई हो रही है पर उसके फ्रेंड्स भी मिल गए तो वो लड़ाई बड़ी हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आप उसमें हार गए, आपकी ग्रुप हार गई, तो जीतने वाली ग्रुप आपका सामान ले लेगी, आपके टिफिन बॉक्स, बैग्स, ये सब, ठीक है। तो वैसे ही इनका भी पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इन्हें साइन कराया, जिसकी वजह से इनकी 1/10 पॉपुलेशन ले ली और इनकी टेरिटरी की 13%, और इनका आयरन का जो 75% था वो ले लिया और 26% इसका कोल का ले लिया फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया ने। 6 बिलियन कंपनसेशन ऑफ वॉर। अब उन्होंने कहा कि वॉर का तुमको कंपनसेशन भी देना है तो 6 बिलियन कंपनसेशन के दो। रिसोर्स रिच राइनलैंड ऑक्युपाइड बाई एलाइड आर्मीज। तो जर्मनी में एक जगह थी राइनलैंड जो कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज से रिच थी, यानी बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज थी वहाँ पे, जैसे कि कोल, मिनरल्स, ये सब, ठीक है। तो अब इस जगह को भी उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। Moreover, the Allied powers removed military forces from Germany to weaken its power. अब उन्होंने एक और रूल लगा लिया, ठीक है, कि वो जर्मनी के आर्मी को कमजोर करके रखेंगे। They believed that Germany was responsible for the war and damage that Allied powers faced. वो ये मानते थे कि जितना भी वॉर में नुकसान हुआ है वो सब जर्मनी की वजह से हुआ है, ठीक है। इसलिए उन्होंने उस पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स लगाया, उसके बहुत सारी चीजें ले ली, और साथ ही साथ उन्होंने एक और रूल लगाया कि जर्मनी में कभी भी मिलिट्री की संख्या 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था अगर इन्होंने 1 लाख से ज्यादा कर ली तो क्या होगा कि वो लोग उस पर हमला कर देंगे। इसलिए एक रूल बना दिया था कि 1 लाख से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे आपके आर्मी पर्सन्स। अब हम आते हैं इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। अब कोई भी लड़ाई है तो उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, तो इस लड़ाई के इफेक्ट्स देखते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली अफेक्टेड यूरोप इन द फॉलोइंग वेज। यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें लोगों को, यूरोप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी। यूरोप बिकेम अ कॉन्टिनेंट ऑफ डेबिटर्स फ्रॉम क्रेडिटर्स। अब देखो 4 साल तक लड़ाई चली। अब लड़ाई में तो बहुत सारे खर्चे आते हैं, जैसे कि आर्मी का मेंटेनेंस, उनका रहने का, वॉर के लिए सारे जो रिसोर्सेस है ये सब लगते हैं। अब ये सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, सब उन्हें खर्च करने पड़ेंगे। और इसीलिए यूरोप जो कि क्रेडिटर्स का यानी जो पैसे देते थे, अब वो डेबिटर्स यानी कर्ज, मतलब उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज आ गया था। द वेमर रिपब्लिक वॉज फोर्स्ड टू पे अ ह्यूज कंपनसेशन। यानी वेमर रिपब्लिक को बहुत ज्यादा कंपनसेशन यानी 6 बिलियन का कंपनसेशन चुकाना पड़ा था। सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स हु सपोर्टेड द वेमर रिपब्लिक वेयर क्रिटिसाइज्ड एंड केम टू बी नोन एज नवंबर क्रिमिनल्स बाय द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट। यानी जो भी लोग वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो भी कंपनसेशन लगा है वो सब वीमर रिपब्लिक की वजह से हुआ है। तो जो भी लोग वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे उनको सोसाइटी क्रिटिसाइज करती थी, और जो नेशनलिस्ट होते थे उन्होंने उसे एक नेम दे दिया, नवंबर क्रिमिनल्स। After the First World War, soldiers were placed above civilians and the media glorified their trench life, but in reality they lived miserable life in trenches. यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो उसके बाद सोल्जर्स को सिविलियंस के ऊपर रखने लगे। यानी पहले सोल्जर्स की कोई खास वैल्यू नहीं होती थी, पर उसके बाद सोल्जर्स को बहुत सम्मान देने लगे, सिविलियंस से ज़्यादा उनकी वैल्यू करने लगे, मीडिया भी उनकी बहुत ज़्यादा गाथाएं सुनाती थी,
पर रियल लाइफ उनकी ऐसी नहीं थी। उन्हें तो ट्रेंचेस में रहना पड़ता था। जब भी वॉर होता है तो छुपने के लिए हम गड्ढे बनाते हैं, तो वैसे ही वो ज़मीन के नीचे गड्ढे बना बना के रहते थे। एग्रेसिव वार प्रोपोगंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड द पब्लिक अटेंशन, यानी बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा हुआ, यानी किसी भी पॉलिटिकल का उसको जब हम बहुत बड़ा करते हैं तो वो कहलाता है प्रोपोगंडा, यानी वॉर का बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा बना ताकि वो पब्लिक अटेंशन को खींच सके। सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, और डिक्टेटरशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट बढ़ गया। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक रेसिस से स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक यू, विश यू लाइक द वीडियो।